ठीक है मेरे प्यारे अमेरिकियों, ये है जो जेडी वेंस ने 2025 में यूरोप से कहा था। मुझे उम्मीद है कि ये आखिरी तालियां नहीं होंगी जो मुझे मिलेंगी, लेकिन हम इस सम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं, जाहिर है, चर्चा करने के लिए। जेडी वेंस 40 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। सिर्फ 1 महीने बाद वो म्यूनिक में थे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर केंद्र में आकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनयिकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों की सभा को संबोधित करते हुए वेंस ने एक संदेश दिया, या यूं कहें चेतावनी। अपनी रक्षा का प्रबंध करने के लिए यूरोप के संदर्भ में जिस खतरे की मुझे सबसे ज्यादा चिंता है वो अंदरूनी खतरा है। यूरोप का अपने कुछ सबसे बुनियादी मूल्यों से पीछे हटना, वे मूल्य जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा किए जाते हैं। जैसा कि पोप जॉन पॉल द्वितीय ने एक बार कहा था, डरिए मत। हमें अपने लोगों से डरना नहीं चाहिए, भले ही वे अपने नेतृत्व से असहमत विचार व्यक्त करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को शुभकामनाएं, भगवान आप सबका भला करें। मैं जेडी वेंस की तर्क शक्ति या यूरोपीय राजनीति के उनके विश्लेषण में कोई गलती नहीं निकाल सकता। यहाँ चिंताजनक बात यहाँ है, जिस बात के बारे में जेडी वेंस यूरोपियों को चेतावनी दे रहे हैं, वही वास्तव में इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में हो रहा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप जानते हैं, ये आदमी सादिक खान, वह 2016 से पश्चिम के सबसे प्रतिष्ठित शहर लंदन के मेयर है। शुरुआत में उन्होंने खुद को एक मध्यमार्गी, ऊपरी तौर पर उदार दिखने वाले मुस्लिम के रूप में पेश किया। वह LGBTQ लोगों के साथ समय बिताते थे। वह दूसरों के साथ शैंपेन का गिलास भी पकड़ लेते थे। इसके लिए उन्हें काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी और फिर लोग सोच रहे थे कि वो शराब है या सेब का जूस, कौन जाने। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मकसद साफ था, उनके मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और भोले भाले पश्चिमी लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। उसके बाद आज के समय में आ जाइए, 2026 में 2024 के आम चुनाव के बाद यूनाइटेड किंगडम की हाउस ऑफ कॉमन्स में करीब 25 मुस्लिम सांसद हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है, इस बात को देखिए, इस समय यूनाइटेड किंगडम में कुल 19,273 पार्षद हैं, जिनमें से 500 मुस्लिम हैं। आप कह सकते हैं, अच्छा हैरिस, हमें यह पहले से पता है, और यही स्थिति बाकी यूरोपीय देशों में भी ज्यादा अलग नहीं है, जर्मनी और फ्रांस, और कौन जानता है। लेकिन अमेरिका अलग है ना। जेडी वेंस यूरोपियनों को इस्लामवादियों, इस्लामी राजनीति की घुसपैठ के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। खैर, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अमेरिका, आप यूनाइटेड किंगडम से सिर्फ 10 साल पीछे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसे देखिए। इस आदमी को जानते हैं? मुस्कुराहट के पीछे छिपा खतरनाक आदमी, मामदानी, सादिक खान के बहुत ही समान। मध्यमार्गी मुस्लिम, घनी दाढ़ी नहीं है, LGBTQ लोगों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है, वो मस्जिद भी जाते हैं। वो मोहम्मद का नाम भी पढ़ते हैं, भले ही अंग्रेजी में। ये फर्क अहम है, क्योंकि वो ऐसे ही शुरू करते हैं। तो फिलहाल 4 मुस्लिम प्रतिनिधि हैं और 0 मुस्लिम सीनेटर हैं, जो अब बदलने वाला है। आंद्रे कार्सन। मुझे इस आदमी के बारे में ज्यादा पता नहीं है। मैं मान रहा हूं कि ये इस्लाम को अमेरिकी राजनीति या अपनी राजनीति में नहीं लाते। शायद इसी वजह से हमने इनके बारे में नहीं सुना। लेकिन अगले 2 नामों के बारे में हमने सुना है, इल्हान उमर और राशिदा तलैब। एक मिनीसोटा से, एक मिशिगन से, और फिर एक और है, लतीफ़ा साइमन। मैंने उनके बारे में इधर उधर सुना है, लेकिन कुछ खास नहीं। कभी भी किसी मुस्लिम अमेरिकी को US सीनेट के लिए नहीं चुना गया है। ये संख्या बढ़ रही है। अब हमारे पास ये शख्स है जो मेरी राय में, खैर मेरी बात को हल्के में ले, क्योंकि मैं US राजनीति का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वेक्षण देख रहा था, और फिलहाल मुझे लगता है कि वह माइक रॉजर्स पर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन कौन जानता है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि अगर वो पहले मुस्लिम सेनेटर बनते हैं तो क्या होता है। वो सादिक खान जैसे नहीं है, जो LGBTQ समर्थक होने का दिखावा करते हैं या शैंपेन पीने का दिखावा करते हैं। नहीं, वह ममदानी जैसे भी नहीं है, जो भी LGBTQ समर्थक, समाजवादी और न जाने क्या क्या होने का दिखावा करते हैं। इस आदमी के पास समाजवादी पहचान है, लेकिन वह न सिर्फ अपना आक्रामक पक्ष दिखाने से नहीं डरता, बल्कि अपना मुस्लिम पक्ष भी दिखाने से नहीं डरता। इसे देखिए,
ये हिस्सा सुनिए। देश में अमेरिकी लोग, अब हो सकता है कि आप नस्ल या मुसलमानों से नफरत ना करते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुसलमानों को आपसे नफरत करनी ही होगी। क्या आपने सुना? आइए आइए इसे पूरे संदर्भ में देखें। तो मैं इसी राज्य में पड़ा हुआ हूं और आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरे जैसे नाम के साथ स्कूल जाना आपको काफी बदमाशी झेलनी पड़ती है। सच तो यह है कि मैं बदमाशों पर ध्यान ही नहीं देता, इस पर ध्यान देना बेकार है, लेकिन बात यह है। लेकिन उन बदमाशों ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा कि आज आप यहाँ हैं। आप सेनेट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी निराशाओं में से एक ये रही है कि लोग ये मान लेते हैं कि मेरा किसी घिनौने समूह या संगठन से कोई संबंध होना चाहिए। घिनौना समूह, आपको इसके निहितार्थ समझने होंगे, ठीक है? हाँ, ये सही है। किसी भी बंद लोकतंत्र में समूह बनेंगे, आप विरोध करेंगे, आप असहमत होंगे। जब तक ये सभी समूह एक साझा दृष्टिकोण की ओर काम कर रहे हैं, यानी वो कुछ भी हो सकता है। एक राष्ट्र भगवान के अधीन, एक राष्ट्र संविधान के अधीन, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसका कोई विदेशी एजेंडा नहीं है, इसमें विदेशी निष्ठा का कोई मुद्दा नहीं है। उदाहरण के लिए आप अपने साथी डेमोक्रेट से उनकी आर्थिक नीति, स्वास्थ्य नीति या शिक्षा नीति पर असहमत हो सकते हैं। इन सभी बातों पर असहमत होना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपके पास अमेरिका के लिए अपनी खुद की सोच है। लेकिन जो ठीक नहीं है वो ये है कि अगर आप अपने दिल में मानते हैं कि ये अमेरिकी संविधान बुरा है, मूल रूप से बुरा है, और हमें इसे किसी और चीज से बदलने की जरूरत है, यह एक विदेशी एजेंडा है। हो सकता है इस्लामवाद, शरिया या साम्यवाद। अमेरिका में भी कुछ कम्युनिस्ट थे। मैं कहता हूं, मैकार्थीवाद को वापस लाओ। मुझे नहीं पता, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। अमेरिकी संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए जहां हमें अपने संविधान को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़े, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र नैतिक उच्चता के आधार पर चलता है। अगर आप नैतिक रूप से दिवालिया हैं, तो चाहे आप कोई भी कहानी या राष्ट्र की अवधारणा बेच रहे हों, वो काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, नाजीवाद सफल नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हैं यह असफल होना ही था। लेकिन अगर लोग सामूहिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के उन मूल्यों पर सहमत हो जाए जिन्हें अमेरिका के संस्थापक पिताओं ने निर्धारित किया था, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। फिर हम सभी को उसके तहत काम करना चाहिए। ये लोग उसके तहत काम नहीं कर रहे हैं, वे उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और मैं और वीडियो चलाऊंगा और वो मेरी बात को साबित करेगा। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा, ये सादिक खान नहीं है। सादिक खान कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जैसा उन्होंने अभी कहा या जैसा वो अभी कहने वाले हैं। यहाँ तक कि मामदानी भी इतनी लापरवाही से अपना असली चेहरा सामने नहीं आने देंगे। इस आदमी को देखिए, क्योंकि ये आदमी एक इस्लामिस्ट है। बाकी लोग आप जानते हैं, हो सकता है कि वो मैं उन्हें संदेह का लाभ देने को तैयार हूं कि वे उसके जैसे लोगों के लिए सीढ़ी बन रहे हैं। यही खतरनाक हिस्सा है। मुझे नहीं पता कि उनके दिल में क्या है। मुझे नहीं पता कि वे सच में इस्लामिस्ट हैं या नहीं। मुझे नहीं पता। शायद वे खुद ही भ्रमित हों। हो सकता है कि वे सोचते हों कि समाजवाद और उनकी मुस्लिम पहचान साथ साथ चल सकती है। वे ऐसा मान सकते हैं, लेकिन ये आदमी समाजवादी नहीं है। जैसा कि ट्रंप ने कहा, वह एक कम्युनिस्ट है और वह अमेरिकी जीवन शैली से नफरत करता है। इस तथ्य पर कि मैं एक विशेष तरीके से प्रार्थना करना चुनता हूं, इसी बात को संदर्भ के हिसाब से मुद्दा बनाया जाता है। अब बात यह है, मुझे जो चीज और ज्यादा परेशान करती है वो ये नहीं है कि कुछ लोगों की तरफ से खुला नस्लवाद है, बल्कि मुझे जो ज्यादा परेशान करती है वो है मार्टिन लूथर किंग के शब्दों में कि सबसे खतरनाक पहलुओं में से एक ये है कि जब बुरे लोग बोलते हैं तब नहीं, बल्कि जब अच्छे लोग बोलने में असफल रहते हैं। और जो मैंने नहीं सुना है वो ये है कि इस पैनल के रिपब्लिकन सदस्यों ने इस तरह की इस्लामोफोबिया की स्पष्ट और तेजी से निंदा की हो। इसकी वजह यह है कि कोई और इस तथाकथित इस्लामोफोबिया की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। देखिए, उनकी शिकायत क्या है। व्यापक अमेरिकी समाज इस्लामोफोबिया का न तो शिकार है और न ही उसका अपराधी, चाहे उसका मतलब कुछ भी हो। ये अमेरिकी समाज के लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं है। अमेरिका एक इस्लामी देश नहीं है, ये एक मुस्लिम देश नहीं है। इसे इस्लाम की कोई परवाह नहीं है। एकमात्र वजह कि हम अब अमेरिका में ये बहस कर रहे हैं, जबकि ये बहस यूरोप को बर्बाद कर चुकी है और अब इसने अमेरिकी समाज को अपना निशाना बनाया है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका की 2% आबादी मुस्लिम है। सिर्फ 2%, नगण्य। मुझे कोई और ऐसा समुदाय का नाम बताइए जो 2% या उसके आसपास हो और इतनी ज्यादा आवाज उठाती हो। आप कह सकते हैं यहूदी। आपको यहूदी कहने का मन हो सकता है, लेकिन यहूदी लोग अमेरिका को खत्म करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनका अपना एजेंडा है जो पूरी तरह से ठीक है।
वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजराइल बना रहे और उनके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का समर्थन हो। मैं भी ऐसा ही करूंगा। अगर मुसलमान अपने मुस्लिम देशों से ऐसा कर रहे होते तो मैं उतना चिंतित नहीं होता जितना अब हूं, क्योंकि ये लोग यहाँ आ गए हैं और अब ये अपनी ही दिशा में जाना चाहते हैं। ये अमेरिका और अमेरिकी राजनीति को अपनी छवि में ढालना चाहते हैं। तो वो मूल रूप से कह रहे हैं कि सभी ऐसे नहीं है और वो मार्टिन लूथर किंग का हवाला दे रहे हैं। मुझे शक है कि मार्टिन लूथर किंग उनके इस्लामोफोबिया की परिभाषा से सहमत होंगे। वो मूल रूप से इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बुरे लोग बुरी बातें कह रहे हैं, लेकिन अच्छे लोगों को भी जवाब देना चाहिए। और देखिए वो क्या कहते हैं। इस तरह का नस्लवाद सही संदर्भ में देखें तो वे उस राज्य का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जिसमें देश में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा मुस्लिम अमेरिकी हैं। अब हो सकता है कि आप मुसलमानों से नफरत ना करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमान निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। हो सकता है कि आप मुसलमानों से नफरत न करते हो, लेकिन मुसलमान निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। देश में मुस्लिम अमेरिकियों की संख्या, अब हो सकता है कि आप मुसलमानों से नफरत ना करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमान निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। और हम जानते हैं ये बात दोस्तों। और देश में 3 अमेरिकी हैं। अब हो सकता है कि आप मुसलमानों से नफरत ना करते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुसलमान निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। मुसलमान निश्चित रूप से आपसे नफरत करते हैं। यह इस्लाम का आक्रामक रूप है। तो सबसे पहले ये नरम दिल उदार मुसलमान थे जो आसानी से वामपंथियों को बेवकूफ बना सकते थे। हाँ देखिए, सादिक खान शराब पीते हैं, वो LGBTQ के समर्थक हैं, वो LGBTQ झंडे भी फहराते हैं। खैर, उन्होंने ये फिर से पश्चिम के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण या शायद नए विश्व के सबसे महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क में आजमाया। लंदन और न्यूयॉर्क ऐतिहासिक रूप से कम एंग्लोस्फीयर देशों में ये निसंदेह एंग्लोस्फीयर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर है। उन्होंने एक बात साबित करने के लिए ऐसा किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि वे किसान हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वे लंदन और न्यूयॉर्क को बस यूं ही तबाह कर सकते हैं। खैर, जितना सादिक खान ने पहले ही किया है उससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये लोग सीढ़ी साबित हो रहे हैं। इसे देखिए, इस महिला को देखिए। रेड स्टेट मिसिसिपी ने पहली बार एक यमनी शरिया समर्थक हिजाब पहनने वाली जज और इमिग्रेशन अटर्नी को नियुक्त किया है, जिन्होंने गैर कानूनी प्रवासियों को कानूनी दर्जा दिलाया। तो इस महिला ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा गैर कानूनी प्रवासियों को कानूनी दर्जा दिलाने में बिताया है। ऐसे लोग जो अमेरिका के इमिग्रेशन कानून तोड़ते हैं, जो अवैध रूप से अमेरिका आते हैं, अमेरिकी कानूनों का अपमान करते हुए, अमेरिकी जनता की इच्छा का अपमान करते हुए, वह उनके खिलाफ जाती है और उन्हें कानूनी दर्जा दिलाती है। इसको लेकर उर्दू में एक कहावत है जिसे कहते हैं कि वे उस मुहावरे वाले पेड़ की जड़ों पर हमला कर रहे हैं। तो यही वे लोग कर रहे हैं। वो असल में आपकी जड़ों पर वार कर रहे हैं। सिर्फ आपकी शाखाएं नहीं काट रहे, बल्कि आपकी जड़ों पर वार कर रहे हैं। अस्मा ए अली, जो पूरी तरह हिजाब पहनने वाली एक इमिग्रेशन अटॉर्नी है, जिन्होंने अपना करियर अवैध प्रवेश और वीजा ओवरस्टे वालों को बिना ग्रीन कार्ड के नागरिकता के रास्ते पर मार्गदर्शन करके बनाया, अब नगर पालिका अदालत की जज बनकर बैठती है। सोचिए, कुछ ही घंटों में उनकी वफादारियां कहाँ होंगी। यमनी समुदाय के पेज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। अमेरिका को अंदर से जीता जा रहा है। वही बात जो JD वेंस ने कही, यूरोपीय स्थिरता और निरंतरता के लिए सबसे बड़ा खतरा अंदर से ही है। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है कि वे बता रहे हैं। ये वही महिला है जिसने रिपब्लिकन गवर्नर टेट रीव्स से अरब अमेरिकी विरासत माह की घोषणा करवाई थी। मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैं तो बस एमी मैक की बात पढ़ रहा हूँ। सार्वजनिक रूप से यहूदी विरोधी सद्दाम का बचाव किया, मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़े अमर घाली की महिमा का गुणगान किया। वैसे यह आदमी अब्दुल अल सईद, उसके मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध की पुष्टि हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके चाचा मुस्लिम ब्रदरहुड में बड़े पद पर थे। वह हमट्राम के पूर्व मेयर है, जिनकी कुवैत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नामांकन अक्टूबर 2025 में सीनेट में उनके रिकॉर्ड को लेकर द्विदलीय विरोध के चलते रद्द हो गया था। बिल्कुल, अस्मा अली भी सुनवाई में उनके साथ खड़ी थी। कट्टरपंथी DSA कार्यकर्ता जोरान मामदानी का भी समर्थन किया। अस्मा, देखिए, ये सब एक हो जाते हैं। जोरान मामदानी भारतीय विरासत के युगांडा निवासी है। हिंदी, पंजाबी और उर्दू बोलते हैं। कभी कभी भारतीय लहजे में बोलते हैं और फिर कभी कभी न्यूयॉर्कर लहजा अपना लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये एक कला है। लेकिन वे सभी एक साथ एकजुट हो जाते हैं। वह एक यमनी है। वे एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे की संस्कृतियों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन एक चीज है जो उन्हें एकजुट करती है। हम सभी मुसलमान हैं। अगर मैं आज मुसलमान बन जाऊं और चुनाव लड़ूं तो वे मेरा समर्थन करेंगे। वे मुझसे संपर्क करेंगे। वे कहेंगे, अरे आप जानते हैं आप मुस्लिम उम्मत की सेवा कैसे करेंगे? और रिपब्लिकन, यही बात है। JD वेंस को इसका पता है। JD वेंस यूरोप को ये चेतावनियां दे रहे हैं। मैं कहूंगा कि आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके अपने देश में क्या हो रहा है। यह विचारधारा की जड़ें अंतिम सुरक्षा दीवार के भीतर जम रही हैं। एक बार जब रेड स्टेट्स गिर जाएंगी तो कहीं भी मोर्चा संभालने की जगह नहीं बचेगी। अमेरिका कृपया इसे हल्के में न ले, कृपया इसे गंभीरता से ले। और देखिए, लोग हमेशा जवाब देते हैं, यही वजह है। देखिए, इसे देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है।
एक आदमी, एक अमेरिकी व्यक्ति इस मुस्लिम महिला का सामना करता है और कहता है, आप अमेरिका में क्या कर रही है? आपको ये पहनने की अनुमति नहीं है। ये व्यक्तिगत कार्रवाइयां हैं। मैं इन्हें सही नहीं ठहराता। हमें एक बड़ा समाधान चाहिए। हमें उच्च स्तरीय राजनीतिक समाधान चाहिए ताकि ऐसी चीजें न हों। अमेरिकियों को पूरा हक है कि वे तब नाराज हों जब विदेशी अमेरिका में आकर अमेरिकियों को बताएं कि उन्हें कैसे रहना चाहिए। अमेरिकियों को गुस्सा होने का पूरा हक है और मैं कहता हूं कि आपको और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए और आपको अपने नेताओं पर दबाव बनाना चाहिए। शायद ऐसे व्यक्तियों पर इतना नहीं, लेकिन ये देखिए, तुम अमेरिका में रहते हो, तुम्हें अपने सिर पर वो चीज नहीं पहननी चाहिए। तुम अमेरिका में इस तरह चलकर बहुत अजीब लग रहे हो। यहाँ कहीं भी रेत का तूफान नहीं आता। मेक्सिको ऐसे जाओ, देखो वहां तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मुझे डर है कि इस तरह की मुठभेड़ें आगे और बढ़ने वाली है और इससे हमारी समाजें नागरिक संघर्ष की ओर बढ़ेंगी। ये देखो, क्या तुम इस आदमी अब्दुल अल सैयद के बारे में और जानना चाहते हो? ये देखो, ये सुनो। फिर से इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता आ जाएगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि डियरबॉर्न में आज बहुत से लोग दुखी हैं। वे दुखी है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने खामनेई को मार दिया है, जो सैकड़ों अमेरिकियों की मौत के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। सैकड़ों अमेरिकियों की। क्या आपको बेरूत बम धमाके की याद है? मुझे लगता है कि उसमें 200 अमेरिकियों की मौत हुई थी। वह IRGC द्वारा किया गया था और जाहिर है कि यह किया गया था खामनेई की मंजूरी से। ये आदमी सीनेट के लिए चुनाव लड़ रहा है। वह इस बात से दुखी है कि उस दिन एक अमेरिकी दुश्मन मारा गया और वह अकेला नहीं है ऐसा सोचने वाला। और देखिए, ये लोग कितने चालाक हैं। वो कहेगा कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि इससे उसका बड़ा मिशन खतरे में पड़ जाएगा, जो है अमेरिकी सत्ता के गलियारों में गहरी पेट बनाना। तो मतलब मैं खामने पे बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे ये लगता कि उस पर बात करना भी जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा आलोचना होगी, जो अच्छा नहीं है। अगर उनका कोई बड़ा मिशन है, यानी अमेरिका पर कब्जा करना, अपनी संख्या बढ़ाना, तो फिर से इससे इस क्षेत्र में अस्थिरता आएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसे छूना भी जरूरी है। तो यही हो रहा है मेरे प्यारे अमेरिकियों। ये समय लापरवाह रहने का नहीं है, क्योंकि वो दिन गए जब सोचा जाता था कि ये सब सिर्फ यूरोप में हो रहा है और अमेरिका अलग है और इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि अमेरिका यूके से बहुत अलग देश है और यूके ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत अलग है। हम सभी की अपनी अपनी सीमाएं और चुनौतियां हैं, लेकिन हमें इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि हमारे सभी पश्चिमी देश आत्मघाती सहानुभूति और वामपंथी राजनीति से जूझ रहे हैं, जो पूरी तरह से आत्मघाती सहानुभूति पर आधारित नहीं है। उनके भी अपने स्वार्थ हैं। मुझे लगता है कि वे उनमें से जो ज्यादा समझदार है, वे जानते हैं कि इस्लामवादियों और वामपंथियों के बीच का गठबंधन केवल अस्थायी है। वे केवल पश्चिमी सभ्यता या वर्तमान व्यवस्था को अपना साझा दुश्मन मान रहे हैं। एक बार जब वे हमें रास्ते से हटा देंगे तो वे आपस में लड़ेंगे ताकि पश्चिमी दुनिया के भविष्य का फैसला कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें यह जानने के लिए रुकना चाहिए कि आगे क्या होता है। हमें 2 मोर्चों पर लड़ना होगा।